अब से थोड़ी देर पहले यूक्रेन की तरफ से बड़ा बयान आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दफ्तर ने कहा गया कि पुतिन से सीधे बात करने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार है। पुतिन ने भी अभी अभी कहा है कि यूक्रेन को उनकी शर्तें माननी ही होंगी। यूक्रेन जंग का आज 11वां दिन है, लेकिन कल जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर डाला। कल ऐसा क्या होने वाला था जो एक देश के बड़े लीडर को आनन फानन में मॉस्को जाना पड़ा, पुतिन को मनाना पड़ा। आखिर यह सूरत क्यों निकली, देखिए एक रिपोर्ट। शनिवार की दोपहर इजराइल के तेल अवीव से मॉस्को के लिए एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में कौन है, इसकी जानकारी सिर्फ तुर्की को दी जाती है, क्योंकि उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल करना है, और फ्लाइट मॉस्को में लैंड करती है। इस फ्लाइट का इंतजार बेसब्री से क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद कर रहे थे। कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा रूस को जरा भी नहीं था, लेकिन ये टॉप सीक्रेट मीटिंग यूक्रेन जंग की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट टॉप सीक्रेट दौरे में मॉस्को पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात पुतिन से हुई। नफ्ताली बेनेट पहले ऐसे लीडर हैं जो यूक्रेन जंग के बीच पुतिन से मिले। करीब 3 घंटे तक पुतिन और बेनेट में बातचीत हुई। इस मीटिंग में कैमरे की एंट्री नहीं थी, ना कोई तस्वीर सामने आई, ना कोई वीडियो, यहां तक कि इस मीटिंग की डिटेल भी शेयर नहीं की गई। लेकिन अमेरिका को लगता है यूक्रेन जंग अब खत्म होने वाली है। इजराइल की डायरेक्ट एंट्री को अमेरिका की ट्रैक टू ट्रैक डिप्लोमेसी माना जा रहा है। ये मीटिंग इतनी इमरजेंसी क्यों हुई और क्यों इसको दुनिया से पहले छिपाया गया, वो समझने के लिए इस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल हुए, उनको जानना होगा। इजराइल के पीएम बेनेट अपने साथ कैबिनेट मंत्री ज़ीव एल्किन को ले गए, लेकिन उनको इस बैठक में ट्रांसलेटर के तौर पर शामिल किया गया। इजराइल के एनएस से इयाल हुलाता, पीएम के सलाहकार शेमरेट मीर और प्रवक्ता मतन सीधी भी मौजूद थे। ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट की 4 महीने पुरानी मुलाकात की तस्वीरें हैं। जो शख्स बेनेट के ठीक बगल में मौजूद है, यही ज़ीव एल्किन है, और ये पिछले 20 साल से इजरायली पीएम के साथ पुतिन की हर मीटिंग में बतौर ट्रांसलेटर मौजूद रहे। हम आपको ज़ीव एल्किन के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पुतिन और बेनेट की इस मीटिंग में उनका किरदार अहम था। यूक्रेन और रूस की जंग रोकवाने पर सबसे ज्यादा जोर ज़ीव एल्किन ही दे रहे हैं। ज़ीव एल्किन इस वक्त रूस और इजराइल के बीच मजबूत डोर है। पुतिन ज़ीव एल्किन को 20 साल से जानते हैं। ज़ीव एल्किन का जन्म यूक्रेन के खार्किव में हुआ था। एल्किन साल 1990 में यूएसएसआर से इजराइल में आ गए थे, लेकिन उनके भाई खार्किव में अभी भी मौजूद हैं और इस जंग में पूरा परिवार फंसा है। चौबीस फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन पर जंग का ऑर्डर दिया था। तब से युद्ध जारी है। कभी कुछ घंटों की मोहलत मिल जाती है, लेकिन रूस रुका नहीं। यूक्रेन नाटो के भरोसे बैठा था। उसने जंग को अपने दरवाजे तक पहुंचा दिया, इसी विश्वास में कि नाटो रूसी सेना को भगा देगा। यूक्रेन में जब गोली चली, गोले दागे गए, तब नाटो ने भी जोर लगाया। रूस को चेतावनी दी, जंग की धमकी दी, नाटो फोर्स को अलर्ट किया गया, पूरा महायुद्ध का माहौल बना डाला। लेकिन पुतिन को इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद अमेरिका ने जोर लगाया। जो बाइडेन ने रूस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी। सोचा अब तो रूस को झुकना पड़ेगा, लेकिन पुतिन ने एक और जंग की स्क्रिप्ट तैयार कर दी। सुनने में आ रहा है यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की तैयारी हो रही है। ऐसा यूक्रेन तो खुद कर नहीं सकता। हाँ, पड़ोसी देशों की तरफ से ऐसा मुमकिन है, लेकिन कोई अगर ऐसा करता है तो ये उस देश का इस जंग में शामिल होना माना जाएगा। वो मुल्क किस संगठन का हिस्सा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो नई जंग शुरू हो सकती है। पुतिन की एक बात बेहद खास है, वो बड़ी से बड़ी बात युद्ध की चेतावनी भी दे देते हैं तो उनके मन में कोई भाव नहीं आता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं आता है। इसी कारण पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा होता है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पाता है।
यही वजह है कि जब पहली बार व्लादिमीर जेलेंस्की पुतिन से मिले तो बहुत ज्यादा नर्वस थे। दिसंबर 2019 में यूक्रेन विवाद सुलझाने के लिए रूस, जर्मनी, फ्रांस और यूक्रेन के बीच बैठक हुई। जैसे ही चारों नेता हॉल में एंटर हुए तो जेलेंस्की ये नहीं समझ पाए आखिर उनको कहां बैठना है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने उनकी जगह बताई। जेलेंस्की को पुतिन के ठीक सामने वाली सीट मिली। पुतिन के सामने बैठते ही जेलेंस्की ने तुरंत पानी पीना शुरू कर दिया। इसके बाद जब फोटो सेशन हुआ तो खुद पुतिन ने जेलेंस्की से कहा, आपके पीछे एक कैमरा है। नाटो और अमेरिका के भरोसे जेलेंस्की ने सबसे बड़ा रिस्क लिया, पुतिन को खफा किया और अब जंग में फंस गए। जेलेंस्की अब खुलकर नाटो की भी आलोचना कर रहे हैं और अब उनको इजराइल से ही चमत्कार की उम्मीद है। पुतिन को भी इजराइल पर भरोसा है। पुतिन ने जंग शुरू करने के बाद पहले 27 फरवरी को इजराइल के पीएम बेनेट से बात की, फिर 3 मार्च को दोबारा दोनों में बात हुई। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि 3 मार्च को फोन पर बातचीत में बेनेट ने शनिवार को मॉस्को आने का प्लान बना था। हालांकि इस दावे को इजरायली मीडिया खारिज करती है क्योंकि शनिवार यहूदी का सैबत दिन होता है। सैबत यानी आराम करने का दिन। यहूदी धर्म में इस दिन यात्रा करना मना होता है जब तक किसी जान को खतरा ना हो। ये बात नफ्ताली बेनेट भी जानते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी। जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। यूक्रेन की इस जंग के सबसे बड़े लीडर वो पुतिन के खिलाफ मोर्चे पर डटे हैं। लेकिन जेलेंस्की का एक इतिहास है जो उनको इजराइल से सीधे जोड़ता है। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने के बाद इजराइल दौरे पर गए थे। यह साल 2020 था। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे। इस मुलाकात में जेलेंस्की ने एक कहानी नेतन्याहू को सुनाई थी जो इजराइल यूक्रेन को और करीब ले आई। Я розповім вам наприкінці ще одну історію. Історію сім'ї. मैं आपको एक परिवार की कहानी सुनाता हूँ जिसमें 4 भाई हुआ करते थे। 3 भाई और उनके परिवार को हिटलर की सेना ने यूक्रेन में मार डाला था। चारों में से एक बेटा जिंदा बचा था। उस वक्त वो फ्रांस में जंग लड़ रहा था। उसने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा। जंग जब खत्म हो गई 2 साल के बाद उसको एक बेटा हुआ और अगले 31 साल में उसके बेटे का बेटा हुआ। आने वाले 40 साल में वो पोता राष्ट्रपति बना और आज सामने खड़ा है। У нього народився онук через 40. जब नेतन्याहू ने जेलेंस्की की फैमिली हिस्ट्री सुनी तो वो भावुक हो गए। And the story of your own family. आपके परिवार की जो कहानी है, जीने के लिए जो संघर्ष किया, भविष्य के लिए संघर्ष, ये कहानी हम दोनों को जोड़ती है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। Story represents. I welcome you to Jerusalem. Thank you very much. दुनिया के सिर्फ 2 देश हैं जहां के लीडर यहूदी हैं। पहला इजराइल, दूसरा यूक्रेन। यूक्रेन में करीब 3.5 लाख यहूदी हैं। जब से जंग शुरू हुई है तब से 100 यहूदी इजराइल पहुंच चुके हैं। 10,000 यूक्रेनियन यहूदी इसी हफ्ते इजराइल आने वाले हैं, वहीं की नागरिकता लेंगे। जब से यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है तब से जेलेंस्की ने सबसे ज्यादा बार इजराइल फोन घुमाए हैं। जेलेंस्की इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू और वर्तमान पीएम बेनेट से पुतिन से बात करने की अपील कर रहे हैं। जेलेंस्की का मानना है कि रूस को रोकना अब सिर्फ इजराइल के हाथों में है। इजराइल ने यूएन में रूस के खिलाफ वोट जरूर किया था, लेकिन उनके प्रधानमंत्री ने पुतिन की अब तक खुलकर आलोचना नहीं की है। वो रूस से अच्छे संबंध चाहते हैं। We in Israel have had our fair share of wars, and I can tell you what इजराइल ने बहुत जंग देखी है। मैं आपको एक बात बता दूं, युद्ध को शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन जंग को खत्म करना सबसे things मुश्किल। are looking bad. इस वक्त वहाँ हालात बहुत खराब हैं, It's important लेकिन to अगर understand वर्ल्ड लीडर्स ने जल्दी कुछ नहीं किया तो हालात और भी बुरे हो जाएंगे। मैं यूक्रेन में हो रही बर्बादी की बात कर रहा हूँ। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि वो जंग के दोनों तरफ के लीडर्स को बातचीत के लिए बैठाएं। refugees
and it's not too late. इजरायली पीएम बेनेट शनिवार को पहले मॉस्को गए, वहां पर पुतिन से 3 घंटे तक बात की। इसके बाद जर्मनी गए, वहां पर चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ डिनर किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से फोन पर बात की। कुछ घंटे पहले मैं मॉस्को और बर्लिन से लौटा हूं। मैं वहां पर हर पक्ष की बात रखने और सुनने गया था। इसी में हर पार्टी की रजामंदी थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूक्रेन में हालात ठीक नहीं है, मानवता का बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसा चलता रहा तो बहुत ज्यादा बर्बादी होगी। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम मध्यस्थता करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे इसके लिए चांसेस कितने भी कम क्यों ना हो। ये तस्वीरें इजरायली पीएम बेनेट की वापसी की हैं, जब वो सबसे बड़ी और सबसे सीक्रेट मीटिंग से वापस लौटे। इस मीटिंग की जानकारी दुनिया के 4 लीडर्स को थी, पुतिन, बेनेट, जेलेंस्की और बाइडेन। इस मीटिंग के बाद खुद जेलेंस्की ने ट्वीट करके जानकारी दी और कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है। जब रूस में सबसे बड़ी मीटिंग चल रही थी, उसी वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंचे। वहां पर रिफ्यूजी से मिले, जिन लोगों को यूक्रेन छोड़कर भागना पड़ा, उनकी बातें सुनी। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ मीटिंग की। पूरी दुनिया आज यूक्रेन के साथ खड़ी है। मैं यहाँ यूक्रेन में अपने दोस्त और यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्र कुलेबा के साथ खड़ा हूँ। हमने रूस के एग्रेशन, रूस की जंगी सोच के खिलाफ पूरी दुनिया का विरोध देखा है। जो कुछ हर दिन हर मिनट में यूक्रेन में हो रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। मैं ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहता हूँ। जिस तरह की वो बहादुरी दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को वो प्रेरित कर रहे हैं। ब्लिंकन यूक्रेन बॉर्डर पर आने वाले हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई थी। यानी एक ही दिन में 2 बड़ी मीटिंग हुई, दोनों को सीक्रेट रखा गया। ऐसा नहीं है, इजराइल और रूस की मीटिंग में अमेरिका का कोई रोल नहीं है, बल्कि इस मीटिंग को अमेरिका का पूरा समर्थन था। इसकी पुष्टि खुद इजराइल ने की है। अमेरिका एक साथ 2 पॉलिसी पर काम कर रहा है। ब्लिंकन का यूक्रेन बॉर्डर पर जाना एग्रेसिव पॉलिसी, बेनेट का मॉस्को जाना ट्रैक टू बैकडोर पॉलिसी। लेकिन फिलहाल पुतिन पर कोई भी अमेरिकी पॉलिसी 100% कारगर साबित नहीं हो रही। यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस यूक्रेन के शहर ओडेसा पर जबरदस्त बमबारी करने वाला है। 24 फरवरी को यूक्रेन में जंग शुरू हुई थी। अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर चले गए हैं। यूक्रेन से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो बहुत डराने वाली है। हर रात वहां पर बमबारी हो रही है, हर रात एयर अटैक के सायरन बजते हैं। मैं जैसे तैसे वहां से निकल पाया हूं। वहां पर लगातार एयर रेड के सायरन बज रहे हैं। रूस बहुत से शहरों को बर्बाद करने वाला है। ये सच है, रूस ने यूक्रेन की तस्वीर बदल डाली है। ये भी सच है कि यूक्रेन ऐसे जवाबी हमला करेगा, इतनी जबरदस्त जंग लड़ेगा, इसकी उम्मीद रशियन सेना को भी नहीं थी। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 269 टैंकों को तबाह कर दिया है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 254 टैंकों को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन का कहना है कि उसने 31 रूसी जेट्स को मार गिराया। रूस ने 39 जेट्स गिराने का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक उसने 50 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट तबाह किए। वहीं रूस ने 56 यूक्रेन के राडार हवाई हमले में खत्म कर दिए। यूक्रेन का दावा है कि उसने 11,000 रशियन सैनिकों को मार डाला। रूस का दावा है कि उसने 2,202 यूक्रेनियन मिलिट्री अड्डों को खाक में मिला दिया। दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो में रूस का पलड़ा बहुत भारी है। रूस हर दिन यूक्रेन के और अंदर दाखिल होता जा रहा है, एक एक करके यूक्रेन के शहरों में कब्जा करता जा रहा है। यूक्रेन अब गोरिल्ला युद्ध पर आ गया है। आम नागरिकों ने हथियार उठा लिए हैं और अपनी जान को दांव पर लगा डाला। अगर ये जंग जल्दी नहीं रुकी तो तबाही का मंजर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। यूक्रेन में इस वक्त जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। रूसी फौज यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों पर लगातार बमबारी कर रही है। सबकी निगाह भारत पर है कि भारत किसके साथ है, लेकिन भारत का फोकस सिर्फ यूक्रेन में फंसे अपने छात्रों पर है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारतीय छात्रों को लाया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट के साथ ही हिंडन एयरबेस पर भी छात्रों को लेकर विमान लौट रहा है। लेकिन सूबे में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, उसके बाद टेंशन बढ़ती जा रही है। This is the last video from the Sumy State University students, and we are just risking our life, and we are just going to this border which Russia has opened
So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us, and government, please let you guys know that we are just moving from our own risk. This is our last video. इस वीडियो के सामने आने के बाद अब फोकस सुमी पर शिफ्ट हो गया है। सुमी में इस वक्त 700 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। ये 700 छात्र कहां जाएं, क्या करें, कैसे वहां से निकलें, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुमी में लगातार बमबारी हो रही है और इन छात्रों पर बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है और इसलिए सुमी से लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। We are the students of Sumi State University and we have been here for the past 10 days. This is our 10th day in this hostel or in bungalows. We have been staying in the bungalows, the basement of our hostel, and we don't have the basic amenities like food, water and electricity. यूक्रेन के पश्चिमी बॉर्डर के पास रूस के बेहद करीब यहाँ पर सुमी शहर है। सुमी से अगर छात्रों को सबसे जल्दी निकालना है तो वो रूस के रास्ते ही निकाला जा सकता है, क्योंकि रूस का बॉर्डर ही सबसे करीब है। यहाँ से बॉर्डर जो है काफी दूर है। यहाँ से अगर हम खारकिव होते हुए अगर जाते भी हैं तो यहाँ से खारकिव कम से कम जाने में 4-5 घंटे लगेंगे, यहाँ से क्यू जाने में 4-5 घंटे लगेंगे, फिर वहां से हमको गांव होकर के फिर हमको बॉर्डर तक, हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि वहां से भी खारकिव से 1000 किलोमीटर है। 10 से 12 घंटे लगेंगे खारकिव से बॉर्डर जाने में, 10 से 12 घंटे लगेंगे वहां क्यू से बॉर्डर जाने में, हंगरी बॉर्डर जाने में, पोलैंड बॉर्डर जाने में। हम लोग यहाँ से खुद से नहीं जा सकते हैं। हम लोग के पास कोई फैसिलिटीज नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, न ही रेलवेज की कोई फैसिलिटीज है। इस वक्त भारतीय छात्रों को जिन 4 देश पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया से निकाला जा रहा है, वो सब यूक्रेन से, सुमी से काफी दूर हैं। इन चारों देशों के बॉर्डर सुमी से करीब 1200 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यूक्रेन में इस वक्त जो हालात हैं, उसमें ना तो भारतीय छात्र इतनी दूर जा सकते हैं और ना ही इन्हें ऐसा करने का रिस्क लेना चाहिए। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है रूस के रास्ते भारत आना। सुमी से रूस का बेलगोरोद शहर करीब 150 किलोमीटर के फासले पर है। अगर ये छात्र किसी तरह सुमी से बेलगोरोद पहुंच जाएं, तो इनके लिए भारत पहुंचना आसान होगा, क्योंकि सुमी से वो बस के जरिए बेलगोरोद पहुंच जाएंगे और फिर वहां से भारतीय विमान उन्हें ले जाएंगे। यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए हैं, कल रात में ही खाए, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे, दिन का ही खाना खाए। पिछले करीब 10 दिनों से ये भारतीय छात्र सुमी में फंसे हुए हैं। सुमी में फंसे ये छात्र 700 के करीब हैं। अब उनका सब्र जवाब दे रहा है। सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सुमी के छात्रों को वहां से निकालना है। इसीलिए उन छात्रों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, उन्हें मदद का भरोसा भी दिया जा रहा है। यूक्रेन में भारत की एम्बेसी उनसे संपर्क कर रही है। एम्बेसी ने लिखकर यह संदेश भेजा है कि सुमी से छात्रों को निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हमारे छात्रों ने जबरदस्त साहस दिखाया है। उनसे अपील है कि वो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। हम उनका दर्द समझ सकते हैं। मैं उनकी भावना समझ सकता हूं कि सब लोग जा रहे हैं, सिर्फ वो फंसे हुए हैं। रहन सहन में काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हमें खुशी है कि वो सुरक्षित हैं। हमें खुशी है कि वो सेफ जगह पर हैं। यूनिवर्सिटी उनकी देखभाल कर रही है। वहां पर दिक्कतें हैं, पानी चला गया है, बिजली चली गई थी जो सही हो गई है। हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं। हमारी एम्बेसी और कंट्रोल रूम उनसे संपर्क में है। हमारी बात करने के बाद वो छात्र वापस शेल्टर हाउस में चले गए हैं। वो अंदर हैं। उस वीडियो में उनकी चिंता सामने आई है, लेकिन वो छोटे बच्चे नहीं हैं। वो बाहर जाने का रिस्क समझते हैं। लेकिन सुमी में जो हालात हैं वो बेहद गंभीर हैं। ये उस बंकर की तस्वीरें हैं जहां कई छात्र फंसे हुए हैं। ना पानी है, ना बिजली है, जरूरत के कई सामान भी खत्म है। लेकिन वहां से छात्रों को निकालना तभी मुमकिन होगा जब सीज फायर होगा, क्योंकि सुमी और आसपास के इलाके में इस वक्त भी लगातार शेलिंग हो रही है। ऐसे में सुमी से भारतीय बच्चों को निकालने की कोशिश करना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए एम्बेसी की तरफ से उन्हें फिलहाल वहीं सुरक्षित रहने को कहा गया है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। भारत सरकार, सरकार के मंत्री, विदेश मंत्रालय
और यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास की सुमी के छात्रों की सुरक्षा पर पूरी नजर है। हमने स्टूडेंट्स को आश्वासन देने की बात नहीं है, हम उनके समझते हैं कि उनकी दिक्कतें क्या हैं और उनका मन की हालत उनकी कैसी है कि निकलना चाहते हैं, वो घबराए हुए हैं। 600 किलोमीटर की बात मैंने सुनी नहीं, क्योंकि रशियन बॉर्डर 60 किलोमीटर है, हो सकता है उसकी बात कर रहे हो, और 600 किलोमीटर चलने की तो कोई मतलब हो नहीं सकता। वो अगर 25 किलोमीटर भी निकल आ पाए वहां से, तो वहां तो नॉर्मल बसों से आ जाएंगे, तो बात वो नहीं है। दिक्कत है पहले 5 किलोमीटर में सेफ्टी है या नहीं, उस एरिया में बॉम्बिंग चल रही है, डर उसी एरिया का है, ऐसा नहीं उसके दूर क्या हो रहा है। और 60 किलोमीटर भी पैदल चलना होता नहीं है, कर्फ्यू लगा रहता है, दिन के समय चलना पड़ता है। देखिए जो बात मैं समझ सकता हूं, स्टूडेंट्स हैं, फंसे हुए हैं, पर अगर वो ऑप्शन होता तो करा देते। हमने कहा था ना खार्किव में कि आप पैदल चल के पहुंच जाइए, पिसोचिन 1200 किलोमीटर, आ गए, 700-800 लोग निकल गए और अब वो सेफ हैं। अब तक यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र इन 4 देशों के रास्ते वहां से निकल कर आए हैं। पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया। इन चारों देशों में भारत सरकार के मंत्री खुद कैंप कर रहे हैं और इसीलिए इन देशों से लगातार फ्लाइट्स आ रही हैं। भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा फुल स्विंग में चल रहा है। आज भी दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट और गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट से भारतीय छात्र आए हैं। क्या स्ट्रगल रहा बीते, अगर हम 7-8 दिनों की बात करें, किस सिचुएशन से आप लोग गुजरे? सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है कीव में। लाइक हमें हमेशा मेट्रो में जाना पड़ता था जब सायरन बजता था, पर पैनिक अगर आप डिपेंड करता है सिचुएशन पर्सनैलिटी पे। अगर आप पैनिक कर रहे हो, पैनिक नहीं करना। पहली चीज़ तो पेरेंट्स को ये नहीं बोलना कि बहुत कुछ बम धमाका हो रहा है, उनको आराम से समझाना है कि कुछ नहीं हो रहा है और गवर्नमेंट पूरी हेल्प कर रही है हमारी। ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे मैंने सुना है कि बोल रहे नहीं हेल्प कर रही है। बॉर्डर तक आप लोग कैसे पहुंचे? क्या आप लोगों ने खुद बसेस की, किस तरीके से पहुंचे? पहले हम वाया ट्रेन सर हम दूसरी सिटी गए, दूसरी सिटी से हमने टैक्सी करी, टैक्सी से सर हम दूसरे बॉर्डर पे पहुंचे। सर रास्ते में जब आप ट्रैवल कर रहे थे तब क्या सिनेरियो था सिटी का? क्या हर जगह आर्मी थी, टैंक्स आपको दिखते थे? हाँ जी सर, लगभग सर हर जगह आर्मी थी, पुलिस वगैरह थी सर, हर जगह थी सर। दिन रात जागते थे, बस रात जाके हमने वो किया। हमने इतना परेशान हुए, इसका फिर फ़ोन कभी बंद हो जाता था, कभी खुलता था, तो बहुत ज़्यादा हम परेशान हुए, बहुत ज़्यादा। तो कि इस तरीके से बड़े स्केल पर ऑपरेशन गंगा चलाया जाएगा, 13,000 से ज़्यादा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है बस। जिस सिटी में हम थे वो सिटी बहुत सेफ थी, वो रशिया के बॉर्डर से काफ़ी डिस्टेंस पे थी, तो इसलिए वो थोड़ी सेफ सिटी थी, तो इसलिए वहाँ ऐसा बंकर जैसा कुछ नहीं था, वी सेफ हैं। 60 किलोमीटर जब आपने पैदल चले तो तस्वीरें क्या दिख रही थी आपको? हर जगह आर्मी थी, क्या वो लोग आपसे भी पूछताछ करते थे, रोकते थे आपको? नहीं, हर जगह सब जा रहे होते थे लगेज लेके, अपना किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करना है, दूसरी कंट्री पहुंचना है, फिर वहां से एयरलिफ्ट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से आज बताया गया कि आज भी 11 सिविल फ्लाइट से 2135 भारतीयों को वापस लाया गया है, जो यूक्रेन से निकलकर उसके पड़ोसी देशों में रुके थे और भारत आने का इंतजार कर रहे थे। अगर शुरू से देखें तो 22 फरवरी से अब तक 15,900 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है। भारत लौटने के बाद इन बच्चों के परिवार वाले भावुक थे। क्या हालात निकोलाइव में हैं? आपने काफी सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे डाले थे, उस वजह से आप लोगों को क्या हेल्प मिल पाई थी और क्या सिचुएशन है एट प्रेजेंट वहाँ पर? प्रेजेंट सिचुएशन काफी खराब है। अभी मिकोलाइव की देखे जाए तो अब भी तो काफी खराब है, और जो हमने फेस किया वो भी काफी खराब थी, लेकिन गवर्नमेंट का काफी हेल्प हुआ है हमें, एज वेल एज मीडिया प्लेटफॉर्म का भी काफी हेल्प हुआ है। जैसे मैं बाहर निकली, मैं हेल्प ढूंढने के लिए, हम खुद सोर्सेज से जा रहे थे, जैसे इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तभी काफी हेल्प मिली। इंडियन एम्बेसी लाइक मिनट टू मिनट हमसे टच में थे, तो उनकी काफ़ी हेल्प हुई, एज वेल एज मीडिया प्लेटफॉर्म जो हमारी हर मिनट की खबर लेके उनके तक पहुंचा रहे थे। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। आप बताएं कि किस तरीके का वहाँ पर सिचुएशन था और कौन से शहर में आप थे, क्या हालात? हम मिकोलाइव सिटी में थे और वहाँ का सिचुएशन दिन ब दिन बहुत ही ख़राब होते जा रहा था, बिकॉज हमें बंकर्स में रहना पड़ता था, हमें मतलब रात भर बंकर्स में रहना पड़ता था। फूड भी हमें मतलब प्रोवाइड तो होता था, बट जैसे हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो ज़्यादा बाहर जाने के लिए डर लगता था, तो इस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। गवर्नमेंट की इस इनिशिएटिव को आप किस तरीके से देखते हैं? ऑपरेशन गंगा के तहत खासतौर पर बच्चों को जो निकालने के लिए दिन रात एक करके 5 मिनिस्टर्स अलग अलग जो है बॉर्डर के जो कंट्रीज है वहां पर भेजे हैं और आप लोगों को इवैक्यूएट कर रहे थे, इस पे क्या?
सर बहुत बढ़िया है, क्योंकि वरना हम आ ही नहीं पाते थे, क्योंकि ना एयरपोर्ट चल रहा था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, ना ट्रांसपोर्ट था, ना रेलवे था, ना कुछ भी नहीं था। एयरपोर्ट तो पहले ही दिन वहाँ पे बंद कर दिया था यूक्रेन में पूरा, तो इसके वजह से आ पाए हैं, वरना नहीं आ पाता है। आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर 210 छात्र लौटे हैं। इन छात्रों को वायुसेना का C-17 विमान रोमानिया के बुखारेस्ट से लेकर आया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगरी के बुडापेस्ट से 183 छात्र लौटे हैं। स्लोवाकिया से एक विशेष विमान 154 छात्रों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा है। मुंबई एयरपोर्ट पर रोमानिया के बुखारेस्ट से 182 छात्रों ने लैंड किया। आपने क्या एक्सपीरियंस किया वहां पर, जो हालात आपने देखा वहां से यहां तक की जर्नी के बारे में बताइए कि क्या चैलेंजेस आपको दिखे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले तो मेन सिटीज में उन लोगों ने जो क्यू है और ओडेसा है वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे उन लोगों ने बॉम्ब्स डाल दिए, तो फ्लाइट्स तो उड़ना बंद हो गए, तो इट्स इम्पॉसिबल कि हम लोग वहाँ से आके यहाँ पे आ सकते, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल। और फिर बाद में हम लोगों के सिटी में ही बॉम्बिंग और शेलिंग स्टार्ट हो गई, और डेज मतलब दिन में निकलना तो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि फायरिंग टैंकर्स वगैरह घूमते थे, तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी। एम्बेसी से आपको कोई जो है वहां पर निकोलाई में जब आप थे तो कोई मदद मिल पाई थी कि सारा अरेंजमेंट आप लोगों ने खुद से बस अरेंज किया और वहां के हमारे जो एजेंट्स लोग थे वो कंटिन्यू कॉन्टैक्ट्स में थे, तो मतलब उनके थ्रू ही हमारा जो भी मतलब यहाँ तक का जो भी हुआ है, मतलब क्रॉस करने तक का बॉर्डर सब उनके नजरिए में ही हुआ। ऑपरेशन गंगा के तहत जो बच्चे हैं जो भारतीय वहां पर फंसे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा मुहिम चलाया गया है। इस पूरे ऑपरेशन को कैसे आप देखते हैं और गवर्नमेंट में से क्या आपको वहां पर मदद मिली थी, आप तक मदद पहुंची? वहाँ का मैं बोलूँगा कि मतलब वहाँ से तो हमें खुद ही करना पड़ा था, बट आफ्टर क्रॉसिंग द बॉर्डर हमें फिर भी बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई। लाइक यहाँ तक अभी एयर इंडिया में हम लोग आए, लाइक अच्छी सर्विस, अच्छा खाना, सब कुछ बहुत कुछ अच्छा था। कल भी हंगरी के बुडापेस्ट से 5 फ्लाइट भारत आएंगी। रोमानिया के सुशीवा से 2 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। बुखारेस्ट से 1 फ्लाइट भारत आएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि इन फ्लाइट से 1,500 से ज्यादा भारतीय छात्र वापस आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन सुमी में फंसे बच्चों को लेकर ही है। इसलिए भारत सरकार रूस और यूक्रेन दोनों साइड की सरकारों पर सीज फायर का प्रेशर बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे इवैक्यूएशन प्लान को मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक चीज का अपडेट भी ले रहे हैं। युद्ध में फंसे अपने एक एक नागरिक को, हमारे विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए भारत दिन रात जुटा हुआ है। हम हजारों बच्चों को यूक्रेन से सुरक्षित ला चुके हैं। जो अब भी वहां है, उन्हें लाने के लिए लगातार भारत के हवाई जहाज वहां से उड़ान भर रहे हैं। भारत के छात्रों को लेकर पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भारत को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी जारी है। रूस के राजदूत ने सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया है, रूस ने भारतीयों को वापस लाने के लिए कम से कम 100 बसें तैयार रखी हैं, लेकिन सुमी में जहां भारतीय फंसे हैं वो इलाका रूस के कब्जे में नहीं है, इसलिए रूस की बसें सुमी में फंसे भारतीय छात्रों तक नहीं पहुंच पाई हैं। रूस के विदेश मंत्री से लेकर वहां के दूतावास तक भारतीय छात्रों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं और यूक्रेन को कोस रहे हैं। रूस की तरफ से कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में फायरिंग की वजह से हमारे स्पेशल ग्रुप के लोग भारतीयों को वापस नहीं ला पा रहे। यूक्रेन कह रहा है कि अगर रूस गोलाबारी बंद करेगा तो भारतीय छात्र आसानी से निकल सकेंगे। यूक्रेन चाहता है कि रूस अटैक बंद करे, लेकिन पुतिन साफ साफ कह रहे हैं कि यह युद्ध तभी रुकेगा जब यूक्रेन रूस की शर्तों को मान लेगा। वो तो कह रहे हैं कि उनके तरफ बसें उनकी तरफ हैं, उनके देश में घुसने के बाद, पर सीज फायर तो एक तरफ नहीं होता ना। आप जैसे देख रहे हैं जो आज सीज फायर हुई सुबह दो शहरों में, उसमें भी सुन रहे हैं कि शेलिंग चल रहा है अभी जैसे। तो देखिए सीज फायर बहुत आसान चीज नहीं है। अब वो दोनों देशों के बीच में उनको करना पड़ेगा। हमारे से सीज फायर की तो दिक्कत नहीं है ना, पर हम तो दोनों देशों से आग्रह कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी आप कुछ कोई पूरा सीज फायर नहीं हो तो लोकल सीज फायर करें। रूस ने बार बार कहा कि यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को बंधक बना लिया है, वो उनका इस्तेमाल शील्ड की तरह करना चाहता है, लेकिन यूक्रेन ने रूस के इस दावे को रिजेक्ट कर दिया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा कह रहे हैं
कि भारतीयों को बंधक बनाने का दावा करके रूस सहानुभूति जीतना चाहता है। 30 साल से यूक्रेन ही विदेशी छात्रों के लिए घर था, लेकिन रूस और यूक्रेन के इस आरोप प्रत्यारोप के बीच भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत यूक्रेन युद्ध में किसी के साथ नहीं है। रूस भारत का दोस्त है, लेकिन युद्ध में भारत उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। यूक्रेन को भी भारत से उम्मीद है, लेकिन भारत रूस से दुश्मनी नहीं चाहता। भारत ने यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ वोटिंग से भी दूरी बनाई। भारत की पहली प्राथमिकता है यूक्रेन में फंसे अपने छात्रों की सुरक्षित घर वापसी। भारत इस युद्ध में किसी के साइड खड़े होकर अपने छात्रों की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं चाहता। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात कर रहे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का भी फोन रिसीव कर रहे हैं। उनकी टॉप प्रायोरिटी भारतीय छात्र हैं। यूक्रेन में भारत की एम्बेसी ने वहां फंसे भारतीयों से कहा है कि जो लोग अभी भी वहां फंसे हैं वो अर्जेंट बेसिस पर अपने मोबाइल नंबर शेयर करें और अपनी लोकेशन भेजें। एम्बेसी ने कई जगह कंट्रोल रूम भी बनाए हैं जहां से भारतीय छात्रों से संपर्क किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द सभी भारतीय छात्र सुरक्षित देश वापस आ जाएंगे। रूस यूक्रेन की जंग अब और भीषण होती जा रही है। अब से कुछ ही देर पहले यूक्रेन के विनित्सिया पर रूस ने एयर स्ट्राइक की है। रूस ने इस एयर स्ट्राइक में कैलिबर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हमले में एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। अटैक इतना जबरदस्त था कि इसमें एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह हो चुका है। ये भी बता दें कि कैलिबर क्रूज मिसाइल रूस की पसंदीदा हथियार रहे हैं और क्योंकि इस मिसाइल को 2500 किलोमीटर दूर से भी दागा जा सकता है, रशिया ने साल 2015 में सीरिया में भी कैलिबर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। हर तरफ तबाही का मंजर है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं विनित्सिया एयरपोर्ट की हैं। हालांकि ये तस्वीरें बताई जा रही हैं और एयरपोर्ट के पास जो ऑयल डिपोज हैं वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। काले धुएं का ये गुब्बारा आप देख रहे हैं। वहीं फायर फाइटर्स की टीम लगातार इस बेकाबू आग पर काबू पाने की कोशिश भी कर रही है। एक के बाद एक कई क्रूज मिसाइल से ये हमला किया गया। यूक्रेन के विनित्सिया एयरपोर्ट की तस्वीर है और रूस ने एक के बाद एक 8 मिसाइलों से इस बड़े एयरपोर्ट पर हमला बोला है। सिर्फ आग और धुएं का गुबार यहां पर है। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने है। यूक्रेन पर रूस के अटैक की ये दूसरी तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर भी आपको रूस की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। यूक्रेन के माइकोलिव में रशियन आर्टिलरी यूनिट ने जबरदस्त हमला किया है। आर्टिलरी यूनिट से जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दाग रहा है रूस। उसके बाद एक सैकड़ों मिसाइलों की रूस ने बरसात कर दी है। हमले में माइकोलिव शहर को पूरी तरह से नुकसान हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।